क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने किए थे पिछली क्लास में। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को किया होगा। लास्ट टॉपिक है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो आज हम बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिए थे। ठीक है, उन्हें डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। 5 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन है ये ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन का, ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन का। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बिल्कुल सेम है। 5वां हमने किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल देख सकते हैं। 2 मिथाइल है, मैंने दोनों मिथाइल सेम साइड कर लिया और अपोजिट साइड कर लिया। अब आप आराम से देख सकते हैं, पहले वाला सिंगल है क्योंकि इसमें पीओएस है, इसमें क्या है, पीओएस है। और जबकि दूसरा वाला कपल है, कपल आई मीन मिरर इमेज आएगी साथ में। तो आप देख सकते हैं, तो आंसर लिख लें। ए कितना आया 2, एम कितना आया 1, पेयर कितना आया 1, टोटल कितना आया 3। सारे लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने। बात 7 की करें तो मेरे भाई 7 बहुत आसान है। एक बार क्या है, दोनों सेम साइड, और एक बार क्या है, दोनों अपोजिट साइड। मेरे भाई इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस भी है एंड सीओएस भी है। ध्यान से देखिए इसे, तो बड़े आराम से देखिए। यहां पीओएस आएगा, यहां भी पीओएस और सीओएस। तो मेरे भाई ये दोनों सिंगल ही रहेंगे, ये दोनों सिंगल ही रहेंगे। अगर ए गिनेंगे तो 0, मीजो गिनेंगे तो 0, पेयर गिनेंगे तो 0। मेरे भाई एक्चुअली ये ऑप्टिकल नहीं कर रहा है, ये ऑप्टिकल नहीं कर रहा है, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर। टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 हैं और वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 हैं और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मेरे भाई 6 और 8 बिल्कुल सेम, 6 और 8 बिल्कुल सेम। एक बार दोनों अप, एक अप एक डाउन। फिर से देख लो, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां क्या है, पीओएस। तो ये आ गया A = 2, ये दोनों एक्टिव हो गए। मीजो कितना आ गया 1, पेयर कितना आ गया 1, दिस इज द पेयर। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आ गया 3। तो बहुत आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9th क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, 9th क्वेश्चन क्लास में किया था। ध्यान दीजिए एक बार आप लोग, लास्ट क्लास में हमने 9th क्वेश्चन कर लिया था। अब बात करते हैं 10th की। सारे लोग 10th को देखें। मेरे भाई एक केस ऐसा है, 3 है ये, सारे अप, सारे अप। अच्छा, अब तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, इसलिए एक डाउन का एक ही केस है, एक डाउन का एक ही केस है। और 3 में मेरे भाई हम 2 डाउन तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी इमेज आ जाएगी। अच्छा, अब यहां भी पीओएस है और यहां भी पीओएस है मेरे भाई। ये और 7 और 10 सेम आ रहा है। A0, M0, पेयर 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2, और ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लुक एट बोर्ड केयरफुली, बोर्ड पर देखें ध्यान से। 9th क्लास में कर लिया था, 11th करते हैं। 11th क्या है क्वेश्चन 4, बहुत आसान। चलिए जल्दी से कर लेते हैं मेरे भाई। एक बार सारे अप, ये वेज बना रहा हूं मैं, अप के नाम पर क्या बना रहा हूं, वेज। ऐसे भी बना सकते हैं और वर्टिकल लाइन बनाकर भी अप डाउन कर सकते हैं। अगला मेरे भाई 4 हैं तो 2 तक चलेंगे, 4 अप 1 डाउन 2 डाउन। सारे केस लेते हैं, सारे अप का एक केस, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है।
चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो कोई एक डाउन कोई भी कर दो, बात बराबर है। ये देखो सही है। अब मेरे भाई दो डाउन के दो केस होंगे, इतनी बुद्धि आपको लगानी चाहिए थी। दो डाउन के दो केस कैसे होंगे खुद देख लो। अगल बगल भी डाउन हो सकते हैं और डायगोनल भी डाउन हो सकते हैं। ये देखिए हमने एग्जैक्ट हाफ केस बना लिया। नाउ यू कैन फाइंड इट कि मेरे भाई यहां भी सिमेट्री है, यहां भी सिमेट्री, सॉरी, यहां भी सिमेट्री है, यहां भी सिमेट्री है और यहां भी सिमेट्री है। तो यहां आप देखेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 हैं टोटल, क्योंकि सारे सिंगल हैं, सब में पीओएस है, सारे सिंगल हैं, किसी की भी मिरर इमेज हमें नहीं लेनी है। मेरे भाई 11th हो गया, 12th हमने क्लास में किया था, 13th हमने क्लास में किया था, 14th क्वेश्चन मजेदार है। 14th क्वेश्चन मैं आपके सामने बड़े अलग तरीके से करने जा रहा हूं। सारे लोग देखें, मैं इसके सारे केस नहीं बनाऊंगा। आप 14th समझने के लिए 13th वाले केस में चलते हैं। अगर इसके ऑल अप की बात करेंगे तो केवल एक केस बनेगा और उसमें सिमेट्री आएगी। अगर मैं वन डाउन की बात करूंगा तो एक बनेगा, केवल एक बनेगा। अगर मैं 2 डाउन की बात करूंगा तो मेरे भाई 3 बनेंगे। याद रखना अभी तक सारे केस 14th के 13th के तरह ही हैं। अगर आप 2 डाउन के केसेस जानना चाहते हैं तो एक 1-2 होगा, एक 1-3 होगा और एक 1-4 होगा। ठीक है मेरे भाई, दरअसल मजेदार चीज है 3 डाउन। जब आप 3 डाउन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 और 13 है 6 की रिंग वाला, जो हमने पिछली क्लास में किया था, उसमें 3 डाउन के 3 केस थे, इसमें 3 डाउन के 4 केस आते हैं। ध्यान से देखिएगा, मजेदार चीज है। 3 डाउन में 4 केसेस आएंगे तो टोटल बड़ा क्लियर है, 4 3 7 2 9 टोटल आंसर। अभी इसमें एक लोचा आएगा, बताएंगे क्या। 4 केस आएंगे। अब इन 4 केसेस में क्या क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये होगा 1 2 3, 1 2 3 होगा, 1 2 4 होगा। सारे लोग देखें 1 2 3 होगा, 1 2 4 होगा। एंड मैं ये बना देता हूं, 3 डाउन वाले बना देता हूं, 3 डाउन वाले केस बनाऊंगा, 3 डाउन वाले केस बनाऊंगा, क्योंकि यहीं डिफरेंस आया है। 3 डाउन, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। ठीक है मेरे भाई, 1 डाउन 2 डाउन एंड ये डाउन। मेरे भाई ये केस नया है, ये है 1 2 5 जो वहां नहीं था, और एक तो आपको पता है 1 3 5, 1 3 5। सारे लोग देखें, ये है डाउन, ये है डाउन, ये है डाउन। दिस इज द केस विच इज न्यू, जो 6 की रिंग में नहीं आ सकता था। अब अगर आप देखें यहां सिमेट्री है, ये अकेला, यहां कोई सिमेट्री नहीं है, तो मेरे भाई ये मिरर इमेज के साथ। खैर ये है 1 2 4, 6 की रिंग में भी 1 2 4 में ही मिरर इमेज आई थी। यहां मेरे भाई सिमेट्री है, ये अकेला, मेरे भाई यहां भी सिमेट्री है। अगर आप देख रहे हैं तो है ना सिमेट्री। कहां से है सिमेट्री, बताओ बताओ। ये डैश डैश, बोलो इसमें सिमेट्री कहां से डालें। 2 कार्बन बॉन्ड के बीच से जाएगा एक तो, ठीक है, और इस कार्बन से जाएगा। ये लीजिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मेरे भाई ये 5 हो गए। दरअसल 1 2 4 की क्या आ गई, मिरर इमेज। तो टोटल आंसर क्या आ गया, 10। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 10। देख लो देख लो, इसमें और 13th में केवल एक केस का फर्क था, और वो केस था 1 2 5 जो यहां बना हुआ है। 6 के केस में 1 2 5 नहीं आता है। ओके मित्रों, 14 तक मैंने आपको बता दिया है, ये देख लें बोर्ड पर। मैं इन्हें हटाऊंगा और आगे के प्रश्न बताऊंगा।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। एंड एक कॉमन सेंस है, बिल्कुल जैसे बाकी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करना है हमें। लुक एट 15th, वी हैव टू बी हेयर, टू बी एट डायगोनल एंड टू ए एट डायगोनल। क्लियर? सो वेज एंड डैश से बनाते हैं, बड़े आराम से बन जाएगा। पहला केस, सारे अप, इसके केसेस देख लो मेरे भाई। सारे अप, ए बी अप, बी बी अप, ए बी अप, बी बी अप। सही है मेरे भाई। अब अगला केस, एक डाउन। एक डाउन के दो केस होंगे। कैसे? तुम ए भी डाउन कर सकते हो और तुम बी भी डाउन कर सकते हो। मेरे भाई सारे लोग देखें कितना हलवा सेगमेंट है। ए डाउन और एक केस है आपका बी डाउन। ठीक है, तो ये देखते रहिए, बड़ा आसान सा सेगमेंट है ये। अब अगला केस जो है उसे जरा ध्यान से सुनिए। दो डाउन, जब बात आएगी दो डाउन की, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगर आपकी बुद्धि ये कहेगी सर एक बार दो ए डाउन और एक बार दो बी डाउन, तो आप गधे हैं, क्योंकि दो ए डाउन की ही इमेज में दो बी डाउन होंगे। दो ए डाउन होंगे तो तुम्हारे दो बी अप होंगे, तो उसकी इमेज में ही तो उल्टा वाला केस आ जाएगा। मेरे भाई सारे लोग ध्यान से सुने, दो डाउन के दो केस, सारे लोग देखिए। एक तो यह है कि ए के साथ ए डाउन, और एक केस है ए के साथ बी डाउन। दोनों भी इसके अगल बगल हैं तो किसी को भी डाउन कर लो। मेरे भाई इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। इसकी मिरर इमेज तुम्हें अभी नहीं बनानी है, वो तो आराम से आधा केस बनाने के बाद बनाएंगे। ये देख लो बी और ये देख लो बी। सारे लोग सुन लो, दो डाउन के दो तरीके हैं। कौन से? या तो ए और ए डाउन हो जाए या फिर ए और बी डाउन हो जाए। क्लियर? बाकी केसेस इनकी मिरर इमेज के ही बाकी हैं। लुक एट, ये 5 बने हैं आपके सामने, शायद आप समझ पा रहे हैं। क्या आपने देखा? फर्स्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेकेंड में आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, थर्ड में देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें देखा क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें देखा क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई जब सारे के सारे इनएक्टिव आ जाएं तो आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाएगा। आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाएगा। तो जैसे यहां पर हम बताएंगे 5। ठीक है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए 16 करते हैं, मजेदार क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको। 16th क्वेश्चन में ए अब अगल बगल आ गए। सारे लोग सुनना, उसी तरीके से बिल्कुल बुद्धि लगाओ। चलो उसी तरीके से बुद्धि लगाते हैं, यहां करते हैं। सारे अब बताओ इसके कितने केस? सारे अब के कितने केस? एक ही केस होगा मेरे भाई, हैं? सारे अब का एक ही केस होगा। अब एक डाउन में कितने केस होंगे आपको पता है? एक डाउन में मैं ए को डाउन कर सकता हूं, सही है या नहीं? और एक बार मैं बी को डाउन कर सकता हूं। तो ए डाउन कर दिया मैंने और एक बार मैंने बी को डाउन कर दिया। चलो अब मुझे बताओ, सारे लोग ध्यान से सुनना, दो डाउन के कितने केस? दो डाउन के कितने केस? सारे लोग देखिएगा, दो डाउन के केस बताओ। या तो मैं दो ए डाउन कर दूं या मैं एक ए बी डाउन कर दूं। सारे लोग देखो, क्या यह सही बात है? या तो मैं दो ए डाउन कर दूं, है क्या दो ए डाउन का केस? बोलते ही नहीं हो यार। अगर दो ए डाउन किया मैंने, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सही है। अभी ये केस और है, ए के साथ बी डाउन। अब ए के साथ आप बी डाउन करेंगे
तो बताइए ये आ जाएगा आपका क्या, ए के साथ बाजू वाला भी डाउन करो और एक बार डायगोनल वाला डाउन करो, बताइए क्या आएगा। इसमें कोई केस रिपीट हुआ है क्या, ध्यान से देख लेना, कोई रिपीट हो तो बता दीजिएगा। यहां पे पहले ए के साथ बी डाउन करो, ए के साथ बी डाउन, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा अप, ए, और यहां क्या होगा बी। बताइए और कोई केस है क्या, लुक एट बोर्ड, बताइए और कोई केस है क्या। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। ए के साथ बी डाउन के दो केसेस हैं, ए के साथ बी डाउन के, एक बाजू वाला डाउन करो, एक डायगोनल वाला डाउन करो। सारे लोग देखें, ए के साथ बी डाउन के दो केसेस हैं, सारे लोग देखो मगर बोर्ड पर। क्या आप, ये क्वेश्चन है भाई, इसे मत गिन लेना। ऊपर वाले से एक केस ज्यादा बना है और बनना भी चाहिए, क्योंकि देखो ए के साथ बी डाउन का यहां एक ही केस है, क्योंकि ये बी बाजू में है और ये बी बाजू में है, जबकि यहां ए के साथ बी डाउन के दो केस होंगे, क्योंकि एक 1-2 वाला है और एक 1-3 वाला है। तो एक एडिशनल केस ये बढ़ा है। बाकी आपके देखें वही 5 पॉसिबिलिटी यहां है, पहली 5 वही यहां है, लेकिन ए और बी यहां तक सिमेट्रिकल था, जबकि यहां ऐसा नहीं था। चलिए अब गिन लेते हैं। पहले में क्या है मेरे भाई, पीओएस सिंगल, इसमें क्या है, ये ए है भाई साहब, क्या है ये ए, और ये ए डाउन नहीं कट रहा भाई, ये नहीं कट रहा, तो इसमें क्या आएगा मिरर इमेज। क्या आएगा मिरर इमेज। इधर बोलो, इधर बोलो, इधर क्या आ रहा है, कहीं से कट रहा है क्या, नहीं, क्या आएगा मिरर इमेज। सही बात है। क्या आपने देखा यहां पीओएस है, देखो ना, ए की इमेज ए आएगी, ए की इमेज ए आएगी। सारे लोग ध्यान से देखो, आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए ओके, तो मेरे भाई ये भी बेकार हो गया, सिंगल हो गया सिंगल। इसे जरा ध्यान से देखिए, इसमें कोई सिमेट्री है क्या, मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, कोई सिमेट्री आ रही है तो बता दो, बोलो यार, नहीं आ रही है। चलिए देखें जरा ध्यान से, यहां भी अगर कोई सिमेट्री नहीं है तो क्या आ जाएगा मिरर इमेज। लुक एट लास्ट वन, नहीं है, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है मेरे भाई। क्या तुमको पता चला है क्या, यहां पर एक्टिव कितने हैं, 8, 1 2 3 4 का डबल 8। मीजो कितने हैं, 2, पेयर कितना है, 4, टोटल कितना है, 10। मेरे भाई इसके डबल हो गए, 5 के 10 हो गए, 5 के 10 हो गए। ध्यान से देख लें, सारे लोग ध्यान से देख लें, बहुत मजेदार सेगमेंट है। केसेस फिर से बता देता हूं, सारे आप दोनों जगह एक केस। अब एक डाउन में आपके पास अलग अलग एटम या ग्रुप लगाया, तो एक बार ए डाउन कर सकते, एक बार बी डाउन कर सकते। अब उसके आगे अगर हम बात करें 2 डाउन, तो 2 डाउन में मैं 2 ए डाउन कर सकता हूं, एक बार कर दिया। क्या आपको पता है 2 बी डाउन वाला केस नहीं लेंगे, वो इसी की मिरर इमेज होगी, जो कि बराबर है इस केस में। 2 डाउन में 2 ए हो गए और ए के साथ बी, ए के साथ बी के 2 केसेस हैं, तो मैंने बना दिया। एंड वी जस्ट काउंटेड इट 16। अगला देखते हैं 17। अच्छा क्वेश्चन है 17, सारे अच्छे हैं, अब सारे अच्छे हैं, मजेदार। 17 करें क्या, 17 इधर करते हैं। आइए 17 सारे लोग देखें। 17 क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन। चलो इसे बनाते हैं। पहला केस, आपको 2 सेंटर दिख रहे हैं, चलिए मुझे बता दीजिए पहला केस क्या है। ये आप यही तो केस है, 2 में क्या है, दोनों आप, एक केस और बनेगा मेरे भाई, एक केस और बनेगा, वो है 1 डाउन
A कप, तो हमने एग्जैक्ट हाफ केस बना लिया। अब देखो इसमें मेरे भाई, इसमें कोई सिमेट्री नहीं, और कोई सिमेट्री नहीं है तो यहां मिरर इमेज आएगी, इसकी मिरर इमेज आएगी, और जबकि यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सारे लोग देखो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये अकेला रहेगा। क्या आपने देखा A2 है, M1 है, पेयर 1 है, टोटल 3 है। क्या आपने वाकई देखा? सच बताओ, वाकई देखा? टोटल 3। 17th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, 21 क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था। ठीक है, तो देख लें इसे एक बार। मैं ये बोर्ड से हटाऊंगा ताकि हम आगे के क्वेश्चंस कर सकें। वो दिख नहीं रहा आपको, चलेगा ना इतना? तो आइए आगे के क्वेश्चंस करेंगे भाई। हैं 18th आसान क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन आसान है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, इजी कर रहा हूं, इजी। ये कार्बन sp3 है, sp3 कार्बन। बताओ, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या आपको पता है sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है? सारे बताओ बेटा, sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा है? ये लगा है एक हाइड्रोजन। बाकी 3 कायरल सेंटर्स, बाकी 3 सेगमेंट में कायरल सेंटर्स, और हमें पता है इन कायरल सेंटर्स के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये एक बार आर हो सकते हैं रेक्टस, बोले तो क्लॉकवाइज, और एक बार ये एस हो सकते हैं सिनिस्टर। और आपको पता है हम एग्जैक्टली हाफ केस बनाएंगे। 3 के केस में पहला सारे आर, और मेरे भाई इसका एक ही केस आएगा। सारे आर, इसका एक ही केस आएगा। ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम। ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, ऐसा एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे में घुमा दूं तो सारी पोजीशन आइडेंटिकल होंगी। अब एक कायरल सेंटर, कोई भी एक कायरल सेंटर एस, मेरे भाई इसका एक ही केस आएगा, क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल। क्या आपने नोटिस किया कि हमने एग्जैक्ट हाफ केस बना लिया है? क्या आपने नोटिस किया हमने एग्जैक्ट हाफ केस बना लिया है? अब आप कहोगे 2s वाला बनाओ। अरे क्यों बनाए? वो तो इसकी मिरर इमेज होगी, वो तो इसकी मिरर इमेज होगी ना। एक आर हो जाएगा, 2s हो जाएंगे। तो मेरे भाई हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं, और अब आपको यही बुद्धि दिखानी थी। ना तो इसमें सिमेट्री है, ना इसमें सिमेट्री है। पिछली क्लास में चीख चीख कर बताया था आर की इमेज आर नहीं होती, आर की इमेज आर नहीं होती। एक एंड सेकेंड, तुम मेरे भाई किसी आर को कट नहीं कर सकते, बिकॉज आर कोई ग्रुप नहीं है। आर एक डायरेक्शन है, एक कायरल सेंटर पे। तुम इस कंपाउंड को देखो, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख सकती है क्या? ऐसे कह रहा, ऐसे काट दो सर, ऐसे काटो, इसकी इमेज ये आएगी। मैंने कहा गधे, ये कटेगा कैसे? ये कैसे कटेगा? सिमेट्री नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं आएगी, कहीं से भी नहीं काट सकते। नो पीओएस, हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई सुंदर क्वेश्चन 8 4 M0 पेयर 2 टोटल 4, टोटल 4। 19th इज ए गुड क्वेश्चन, 19th एक अच्छा क्वेश्चन। सारे लोग देखेंगे 19th को। मेरे भाई 19th को अगर आपने ध्यान से देखे, कर लिया था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने शायद कर लिया है। ठीक है, चलिए आइए, सारे लोग देखिएगा तसल्ली से। यहां देखने वाली बात यह है, 4 तो कायरल सेंटर है, एग्रीड। ये ऑप्टिकल करेंगे, एग्रीड। बीच वाला डबल बॉन्ड जीआई भी कर सकता है, बीच वाला डबल बॉन्ड जीआई कर सकता है। एक काम करते हैं, आपके ऊपर है, जीआई हम तसल्ली से कराएंगे। पहले ऑप्टिकल वाला केस लेते हैं। पहला केस,
सारे के सारे आर हो। याद रखना आर का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कायरल सेंटर्स के ग्रुप का अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीआईपी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कायरल सेंटर पे अरेंजमेंट। चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए एक एस का एक ही केस होगा, एक एस का एक ही केस होगा, लेकिन दो एस के दो केस होंगे। क्या आप जानते हैं? सारे लोग, दोनों एस एक ही एटम पर और दोनों एस अलग एटम पर। मेरे भाई हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं, 4 में 2 तक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, पहले में पीओएस नहीं है, डोंट थिंक इट, सर ये देखो आर की इमेज आर नहीं होती, आर की इमेज आर नहीं होती। मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक है, समझना। इसकी मिरर इमेज हमें लेनी पड़ेगी। एक मिनट, मिरर इमेज लेने से पहले हमें यह भी तो देखना था कि डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहां कर रहा है वहां उसके आइसोमर्स लेने पड़ेंगे। लुक एट दिस सेंटर, दीज टू सेगमेंट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। पीछा लग रहा है ये क्या है, मिरर इमेज में मना कर देते हो और यहां बोल लो आइडेंटिकल है। प्रभु मिरर इमेज में प्लेन ऑफ सिमेट्री में मिरर इमेज चाहिए होती है। मिरर इमेज का मतलब उल्टा चाहिए होता है। यहां ये सेम है, अगर आर आर सेम है तो ये जीआई नहीं करेगा, यहां आर आर सेम है तो भी ये डबल जीआई नहीं करेगा, यहां एस एस सेम है तो भी ये डबल जीआई नहीं करेगा। लेकिन इन आखिरी वाली कैटेगरी में ये अलग और ये अलग, अगर ये अलग अलग है तो इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा जिसमें एस एस अपोजिट हो सकते हैं। अब जाकर सारे आइसोमर का आधा केस कंप्लीट हुआ है। सारे लोग देखिए, सारे पहले तो हमने बना लिए 4 आर 1 एस 2 एस के 2 केस। डबल बॉन्ड जीआई एक केस में कर सकता है, यहां नहीं कर रहा, यहां नहीं कर रहा, यहां नहीं कर रहा, यहां कर रहा, यहां कर रहा, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया, एस एस के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी। अब हम करेंगे वही पुराना फंडा, पीओएस नहीं है मिरर इमेज ले लो, पीओएस नहीं है मिरर इमेज ले लो। एक ने कहा है अब तो आर की इमेज एस है, अरे डैश आर की इमेज एस है, बट आर की इमेज आर नीचे थोड़ा यार मैच कर रही है। यहां है भाई साहब, यहां पीओएस है, मजेदार चीज है, यहां पीओएस भी है और अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएं तो सीओएस भी है। लुक एट दिस मेरे भाई, यहां ऐसा पीओएस है हॉरिजॉन्टल वाला, यहां हॉरिजॉन्टल वाला पीओएस है, इस वाले में पीओएस भी है एंड सीओएस भी है, इस वाले में, इस वाले में, इसलिए ये अकेले रहेंगे, सिंगल लास्ट वाले में पीओएस है मेरे भाई, इसमें केवल पीओएस है, इसमें सीओएस नहीं आएगी, आप ट्राई कर लेना, इसमें केवल पीओएस है। तो मेरे भाई वी गेट इट। ए कितना आ गया? ए आया 4, 2 2 4, एम कितना आया? एम आया 3, पेयर कितने आए एनएनसीमेरिक 2, टोटल हैं 7, टोटल हैं 7, बड़ा मजेदार सेगमेंट, टोटल 7। 20th क्वेश्चन, बड़ी जल्दी हो जाएगा ये 20th क्वेश्चन। क्या आपने देखा वही टेट्राहेड्रल कहानी, वही टेट्राहेड्रल कहानी, ऑल पोजीशन आइडेंटिकल। पहला केस सारे आर, अगला केस सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, एक एस, अगला केस 2 एस। मेरे भाई हम एग्जैक्ट हाफ केस पर आ चुके हैं, फिर से वही कहानी याद आई। मेरे भाई मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ना पीओएस ना सीओएस ना डबल एओएस, इसमें भी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां भी ना पीओएस है ना सीओएस है ना डबल एओएस। लास्ट वाला बहुत मजेदार है, यहां पीओएस नहीं है, यहां सीओएस नहीं है। अब अगर आपका मानस ये कह रहा है, मन ये कह रहा है कि इसकी मिरर इमेज लो, तो यार कॉमन सेंस से सोचो, इसकी मिरर इमेज यही बनेगी, ये 2 आर एस हो जाएंगे और ये 2 एस आर हो जाएंगे, तो बिल्कुल सेम होगा। दरअसल मेरे भाई ये थोड़ा सा मजेदार है, दरअसल यहां डबल एओएस मौजूद होता है, डबल एओएस मौजूद होता है, इसलिए ये इनएक्टिव है। आंसर लिखने को तो मैं ये लिखूंगा A4 M1 पेयर 2 टोटल 5,
लेकिन आपका मन चंचल होता है। आपका मन ये पूछेगा इसमें डबल एओएस कौन सी है, तो मैं ये डिराइव कर देता हूं डबल एओएस कौन सी है। देखना है आपको, सारे देखो। इसी कंपाउंड को मैंने थोड़ा तमीज वाले तरीके से लिख दिया, देख लो वही है, टेट्राहेड्रल है, 2 S हैं 2 R है। आप मेरे भाई इस लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री। क्या आपको पता है कि R वर्टिकल हो जाएंगे और S हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे? बोल दो बेटा, प्लीज बोल दो। S ऐसे खड़े थे, 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, और जो ऐसे पड़ा था RR वो वर्टिकल हो जाएगा। क्या आपको डबल एओएस में याद है, आपको मिरर जो रखना होता है वो इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर रखना होता, तो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर रख दिया। अब बताओ इसमें इमेज R की इमेज क्या दिखेगी? S। R की इमेज क्या दिखेगी? S। और S की इमेज क्या दिखेगी? R। अरे भाई ये दिख रहा है क्या? आउट ऑफ फोकस तो नहीं हुआ? देख लो एक बार, देख लो, मैं भी देख लेता हूं। हो गया, आउट ऑफ फोकस हो गया, थोड़ा ज्यादा ही आउट हो गया, मैं इसे सही कर देता हूं। मैं इस जगह को यूज कर लूंगा, टेंशन मत लो, इस जगह को यूज कर लेते हैं। मेरे भाई यहां क्या है? 2 S एंड 2 R। आई थिंक नो इश्यू विद दैट, क्लियर? तो आप एक काम करें, यार गया भाई साहब ये, चलिए कोई बात नहीं, अपन इधर आते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और उस लाइन से 90 डिग्री घुमाइए। 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री घुमाएंगे, 2 S ऐसे थे, ऐसे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। मैं बना देता हूं, यहां पर देखिए, S हॉरिजॉन्टल, ये वाला S भी हॉरिजॉन्टल, R वर्टिकल हो जाएंगे। अब आपको रखना है परपेंडिकुलर लाइन, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, सही है मेरे भाई? इसमें इमेज लो तो R की इमेज क्या आती है? S। और S की इमेज क्या आती है? R। आप बताओ क्या ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं या नहीं? यही तो होता था, अगर सेम अपीयरेंस मिल जाए, अगर मेरे भाई सेम अपीयरेंस मिल गया तो इस लाइन को हम क्या बोलते थे? बोलो बोलो, S4। S4, ओके मेरे भाई, इसलिए ये सिंगल होगा, POS COS या डबल एओएस में कोई एक मिलना ही चाहिए। ओके, क्या बचा है भाई कुछ? ओपन। आइए बच्चों, 20 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 21 हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे, 22 के लिए बात करेंगे। 22 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 22 को अगर आप ध्यान से देखें, हम कर रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो किनारे वाला जो सेगमेंट है वो GI कर रहा है, ठीक है? और बीच वाला सेगमेंट जो है वो ऑप्टिकल कर सकता है। अब समझने की बात है, यहां पर देखिएगा, CLH, आप H ऊपर लगा सकते हो, CL नीचे लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। किनारे वाला सेगमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है मेरे भाई। जैसे हम ऑप्टिकल में केसेस लेते थे RS RR इस तरीके से, वैसे यहां Z या ZE करके भी हम केसेस ले सकते हैं, लेकिन एक मेजर फर्क है, और वो मेजर फर्क ये है कि मेरे भाई R की इमेज तो S होती थी, क्योंकि R क्लॉकवाइज सेंस को रिप्रेजेंट करता था और S एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन किसी भी तरीके से Z की इमेज E नहीं हो सकती। अगर आप नॉर्मल सेंस में बोलते हैं, ऑर्डिनरी केसेस में बोलते हैं, यू नेवर वुड गेट Z मिरर इमेज ऑफ E और E मिरर इमेज ऑफ Z, ये नहीं मिल सकता। सिंस जहां मिरर इमेजेस होती हैं, R की इमेज S होती है बट Z की इमेज E नहीं होती, तो वो जो हम हाफ केसेस वाला काम कर रहे थे कि आधे बना लो फिर देख लो उसकी सिमेट्री, मेरे भाई यहां पर आपको सारे बनाने पड़ेंगे Z से लेकर E तक, फिर सिमेट्री देखनी पड़ेगी। लाइक आप समझ जाएं, किनारे वाली जो डबल बॉन्ड है मैं उसे Z कर दूं,
दोनों जेड हो सकती हैं। इसका एक केस, ये Cl ये H, एक डबल जेड हो जाए और एक ई हो जाए, और एक केस मेरे भाई Cl H, दोनों डबल बॉन्ड ई हो जाए, ये भी एक केस। क्योंकि मेरे भाई पहले हम RR में SS छोड़ देते थे क्योंकि इसकी वो मिरर इमेज होता था, बट दिस टाइम ऐसा कोई सीन ही नहीं। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये सिंगल है, ये अकेला है, अकेला, यहां कोई सिमेट्री नहीं आएगी। आप देखें जरा, नो सिमेट्री, दैट्स व्हाई हमें इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। और यहां भी सिमेट्री है, तो आप देख सकते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 4 आ जाएंगे। देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 वो वाला सेगमेंट था जिसमें कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं था। क्यूमिलीन 23 हो गया था, 24 हो गया था, 25 हो गया था, 26 27 तक कर लिया था मेरे भाई। 27 तक क्वेश्चंस हो गए थे। टॉकिंग अबाउट 28, अगर आप देखिए 28 भी परपेंडिकुलर सिस्टम है, एक रिंग वर्टिकल में है और एक रिंग हॉरिजॉन्टल में है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, और अगर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो इसके साथ इसकी मिरर इमेज होगी। ये पूरा का पूरा मिलकर एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, तो मेरे भाई ये और इसकी मिरर इमेज, तो यहां टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 आ जाएंगे, ये और इसकी मिरर इमेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। 29 हमने किया था, 30 एंड 31 ये हमने क्लास में किया था। 29 वो CLBR वाला केस था जिसमें हमने देखा था वो इंडिपेंडेंट थे, फिर हमने 30th में उसे डिपेंडेंट बना दिया, जोड़ दिया था उसे। 32 भी हमने क्लास में कर लिया। लुक एट 33, सारे लोग 33 देखें। 33 ये कंपाउंड है, और अगर आपसे कोई ये पूछता है यहां कायरल सेंटर कितने, कायरल सेंटर, देन आई थिंक ये देखना आपको आता है। ये sp3 कार्बन है, इस पे 4 अलग चीजें, तो कायरल सेंटर तो 2 हैं, कायरल सेंटर 2 हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 30, हमें पता है कि ये दोनों सेंटर्स डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। अगर ये RR है और तुमने इसका S बनाया तो इसका S बनना तय है। तो मेरे भाई आपको पता है डिपेंडेंट कायरल सेंटर के केसेस में आइसोमर्स उम्मीद से कम आते हैं, ये पूरा का पूरा मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल ऑप्टिकल या स्टीरियो कुछ भी लिख लो भाई, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जनरल टर्म है, स्टीरियो आइसोमर्स जनरल टर्म है, ये होगा 2 की पावर 1, आंसर है 2, क्योंकि 2 कायरल सेंटर दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट 34 एंड 35, 34 क्वेश्चन IIT JEE में आया था, अभी 2-4 साल पहले आया था। इसे ध्यान से देख ले, मैं ये हटा रहा हूं और 34 35 मैं आपको बताऊंगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सारे लोग देखते हैं 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन आपको दिया गया, आप सारे लोग देखिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा मेरे भाई। इधर जो सेगमेंट हैं वो ऐसी बॉन्ड से दिए गए हैं जो फिक्स है, सारे लोग देखिएगा, जो फिक्स है। ठीक है, और इधर जो सेगमेंट दिए गए हैं वो इस जिग-जैग टाइप की बॉन्ड से है, जिसका मतलब था ये वेरिएबल है। ठीक है, तो सारे लोग को यहां ध्यान देना है। इस सेंटर की बात करें ये फिक्स है, क्वेश्चन में बताया गया है। डबल बॉन्ड की बात करें फिक्स है, डैश वाले Cl की बात करें फिक्स है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि वेज एंड डैश से जुड़ा हुआ सेगमेंट वो फिक्स है। अब अगर हम इस सेंटर की बात करें तो ये वेरिएबल है, आप इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं ये वेरिएबल है, और इस Cl वाले कायरल सेंटर की बात करते हैं ये वेरिएबल है। तो मेरे भाई बहुत आराम से, बहुत आसानी से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि इस क्वेश्चन में जो वेरी करेंगे वो 3 साइड्स हैं, 1 2 और ये डबल बॉन्ड। ठीक है,
नाउ थिंक अबाउट लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब आप बताइए जरा, ये तो फिक्स है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज यही होगा। तो मेरे भाई मैं लिख रहा हूं पॉसिबल, टोटल पॉसिबल, सारे लोग देखेंगे। अरेंजमेंट या स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, सारे लोग देखेंगे। टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, सही है, ऑफ वेरिएबल ब्रांच या वेरिएबल सेगमेंट, ठीक है। और इससे हमें इनएक्टिव वाले हटाने पड़ेंगे। इससे मैं इनएक्टिव, क्योंकि हमें चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। हमें कैसे चाहिए भाई? ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए। और आप बताओ, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट ए पर्टिकुलर आइसोमर इज इनएक्टिव? उसमें आपको पता है पीओएस या सीओएस या डबल एओएस में से कोई एक होगा। तो मैं लिख सकता हूं स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स having at least any one from POS, COS and AOS. So easy formula, so easy formula. आप देखें, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। तो मेरे भाई टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ऑफ वेरिएबल सेगमेंट, 3 सेगमेंट वेरिएबल हैं और उसमें सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 3 हो गया फर्स्ट वाला। नाउ माइनस माइनस, ठीक है मेरे भाई। 8 तरीके से ये अरेंज हो जाएगा 2 की पावर 3। अब आप सोचो, उन 8 में एक केस ऐसा होगा जब ये वेज हो लाइक अपसाइड, ये ट्रांस हो लाइक अपसाइड, और ये डैश में सीएल हो लाइक अपसाइड। क्या एक केस ऐसा होगा जब ये नीचे वाली पूरी आर्म जो है, ब्रांच जो है, ये बिल्कुल ऊपर वाली ब्रांच जैसा क्या रखेगा? बोलो बोलो, ये रखेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे भाई इसमें आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड दैट वुड बी डेफिनेटली 1। ये होगा 1, ये होगा 1, एंड योर आंसर वुड बी 7। आपका आंसर 7 है। देख लो मेरे भाई, बहुत सिंपल। सिमिलरली अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मजेदार है, ये वाला। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम 100%। आइए जरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं उसी तरीके से चीजों की एनालिसिस करूं जैसे मैंने यहां किया है, तो आप देख सकते हैं ये फिक्स है, डबल फिक्स है, ये सेंटर फिक्स है, रहने दीजिए फिक्स। अब अगर आप नोटिस करें, ये वेरिएबल है, डबल बॉन्ड वेरिएबल है। नाउ अब आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर अब आप ये सोचते हैं कि ये काइरल सेंटर नहीं है, सही में सोचते हैं, गलत थोड़े सोच रहे हैं, ये वाकई काइरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है। क्या आप देख सकते हैं, ये वाला सेगमेंट अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो ये इस वाले कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रूफ कर सकता है, शो कर सकता है। अब आप ये दावा करोगे सर लेकिन राइट वाला तो फिक्स है, तो मेरे भाई राइट वाला फिक्स रहने दो। क्या मैं केवल लेफ्ट वाला वेरी करा के इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता हूं या नहीं? यस, मैंने केवल लेफ्ट वाले केसेस काउंट किए। ये वाला वेज था, वेज है। तो ये आपको समझना होगा, irrespective of the fact that this center is not chiral, but this can have 2 different possibilities along with this center. इसे आप फिक्स रखो, उसके बाद भी ये 2 सेंटर्स, I mean 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकता है। So again we have 3 variable segments. Again we have 3 variable segments, and now we have to use the same formula. अगर मैं यही लगाता हूं टोटल, मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा,
टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, तो यही आएगा पहले टोटल पॉसिबल वेरिएबल सेगमेंट का, तो उसकी वजह से कितना आएगा 2 की पावर 3 माइनस। नाउ थिंक वन ऑफ द केस when this segment would have exact same configuration. In that case we would have one plane of symmetry. So look at board, एक केस आएगा और इस केस में बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वो वाला केस है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, नाउ थिंक वन मोर केस इन विच ये वेज है, ये डैश हो जाए, ये ट्रांस है, ये ट्रांस ही रहे, ये डैश है, ये वेज हो जाए। मेरे भाई मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की जिम्मेदारी आपको दे 1/4 पर लगे हैं। अगर ये वाले इसके डायगोनली अपोजिट आ गए तो मेरे भाई एक और आइसोमर इसमें बनेगा जिसमें होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन लुक्स गुड। योर आंसर इज 6, 8, और ये तो घटाना जोड़ना आता है। तो आप ध्यान से देख लें, मैंने आपको 35 तक क्वेश्चंस दिए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। सारे स्टीरियो आइसोमर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, एक यार टॉपिक और था, दैट वाज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मुझे याद आ रहा है, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में कराना था। तो एक बार मैं ये हटाऊंगा और उसके बाद में वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन रिजोल्यूशन के मैं आपको कराऊंगा। ये हटा रहा हूं मैं। आइए बच्चों, रिजोल्यूशन के बाद हमने एग्जाम्पल 2 रखा था। ये आपका है होमवर्क डिस्कशन। रिजोल्यूशन के बाद मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, हालांकि थोड़ा थोड़ा हो गया था। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में पहले कंटेनर में है अल्कोहल +-2 ब्यूटेनॉल, +-2 ब्यूटेनॉल, you can have CH3, H ethyl and you can have OH CH3 ethyl, ये एक्सचेंज कर देना H ethyl। तो मेरे भाई मिरर इमेज बन गई। सो कोई फाइट करने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। एंड हमने बाहर से एक एसिड डाला है, वो बना कर दिया हुआ है मैंने आपको, COOH, ठीक है। एंड Me ऊपर है HET। आपको पता है एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ये अल्कोहल। तो मेरे भाई एक बार ये कंडेंस हो जाएंगे तो आपको एक ईस्टर मिलेगा, MEHET। दिस सेगमेंट इज अनचेंज्ड, एंड O CO and MEHET। ओके, नाउ ये इसके साथ भी कंडेंस हो जाएगा। सो यू वुड हैव वन मोर, एंड बहुत क्लियरली देखा जा सकता है इनमें रिलेशन क्या है। ये डायस्टीरियोमर्स है, ये MEH, ये ET, ये कायरल सेंटर बिल्कुल सेम है। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर है 2 डायस्टीरियोमर्स। 2 क्या आएंगे मेरे भाई, डायस्टीरियोमर्स, ये आपका आंसर। एंड सेम आंसर अगले वाले में 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, अगले वाले में क्या, अल्कोहल भी 2 हैं, यही 2 अल्कोहल आप ले सकते हैं, OH, H, मिथाइल एंड इथाइल, ठीक है। एंड यहां ले सकते हैं आप मिथाइल, यहां H होगा, सॉरी H होगा, H, ठीक है, H, इसे एक्सचेंज करेंगे तो ये देखिए इसमें क्या है, अल्कोहल वाले डब्बे में भी 2 अल्कोहल है और एसिड वाले डब्बे में भी 2 हैं, COOH, MEH, ET एंड COOH। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे बहुत आराम से, ETH। क्या आप देख रहे हैं, 4 ईस्टर्स आएंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, 4 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे मेरे भाई। तो इसके आंसर में 2 तो यही वाले आएंगे जो ऊपर लिखे हैं,
क्योंकि ये इससे रिएक्शन से ये दो तो लिखे हुए हैं, तो दिस प्लस दिस, दो और बना देना यार, ये वाटर निकालना, यहां से वाटर निकालना, कर लोगे तो इसका आंसर है 4 डायस्टीरियोमर्स। 4 ईस्टर्स भी लिख सकते हैं, इट वुडंट बी डायस्टीरियोमर क्योंकि उसमें कुछ मिरर इमेजेस भी होंगी, तो 4 ईस्टर्स हैं मेरे भाई। एंड इसका अंतिम प्रश्न बड़ा मजेदार क्वेश्चन था मेरे भाई। इस क्वेश्चन पर दरअसल आपको जो बताया जाता है, अगर आप केवल वही अप्लाई करें तो ये सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन आप क्या अपना दिमाग लगा देते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ें तो पूछ रहा है कि ये जो कई सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से लिए जा सकते हैं एक एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ एसिड को डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बनाने के लिए। तो मैंने आपको बोला था यहां पर क्या होना चाहिए था, एक्सेस ऑफ, फंडा क्या था जो मैंने लिखाया था आपको, एक्सेस ऑफ केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव। आपको ये चीजें यूज करनी है, ये चीज यूज करनी है। तो दिए हुए ऑप्शन में आपको ये देखना है केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव मेरे भाई। फॉर एसिड, तो मुझे बताओ एसिड के लिए केमिकली एक्टिव चीजें आपको जो बताई गई हैं, एक तो OH था और एक NH2 था, हमने जो बताया है, जो इस पर्टिकुलर हेडिंग में पढ़ा है। एंड ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है, अल्फा ऑब्जर्व 0 ना हो, या फिर बोले नो POS, नो COS, नो AAS। मेरे भाई नाउ यू कैन ऑब्जर्व ईच ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर्स क्या क्या होंगे मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने में ज्यादा फायदा क्या नहीं होगा। फर्स्ट हमारा आंसर है, सेकंड भी हमारा आंसर है। देखिए आपके ऑप्शन में इनमें से कुछ होना चाहिए और ये होना चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए और ये होना चाहिए, मतलब देयर इज ए इंटरसेक्शन, इनमें से कुछ और साथ में ही होना चाहिए, और नहीं बोल रहा हूं, एंड बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए थर्ड नहीं है आंसर, थर्ड आंसर नहीं है क्योंकि इसमें ये ग्रुप नहीं है, तो वो केमिकली रिएक्टिव नहीं है। फोर्थ है वो एक्टिव भी है, फिफ्थ है, सिक्स्थ भी है, नीचे NH2 है वहां से एक्टिव हो गया, ऊपर नीचे केमिकली रिएक्टिव हो गया, ऊपर कायरल सेंटर उससे एक्टिव हो गया। मेरे भाई सेवेंथ भी है, सेवेंथ NH2 है इसलिए केमिकली रिएक्टिव, और नो POS नो COS चेक कर लें आप। एंड मेरे भाई आखिरी के रुक जाओ, एट्थ भी है, एट्थ भी है। एट्थ में स्पाइरो परपेंडिकुलर होता है। आप देखें नाइन्थ नहीं है, नाइन्थ में NH2 तो है बट अल्फा ऑब्जर्व इसका 0 है क्योंकि इसमें POS आ रहा है, वो बेकार हो गया। एंड मेरे भाई आपका 10th है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका आंसर है मेरे भाई 8। समझ में आया भाई। तो ये है वो सेगमेंट जो डिस्कशन के लिए था, इसे हटाते हैं और नए और लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आइए बेटा, हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्या आपने नोटिस किया, पूरे चैप्टर में हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात की, हमने ऐसे कंपाउंड की बात की जो लाइट के प्लेन को घुमा देता था। आज हम इसी लाइट के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने आए हैं, कौन सी लाइट थी ये। तो मेरे भाई आज का हमारा टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्यार से हम इसे PPL बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपका ऑर्डिनरी लाइट नहीं होता, जैसे आप बल्ब या कुछ भी लाइट सोर्स लेकर ऐसे ऑन करें, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स नहीं है, ये एक अलग है। मैं आपको कुछ बताता हूं, एक मैजिक दिखाता हूं, देखेंगे मैजिक, बोलो तैयार। सो चलिए तैयार हो जाइए। देखिए पीछे लग रहा है, ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, कांच का, कांच का ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, आर पार दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो सबको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट स्फीयर, दिख रहा है ना भाई। अब उसके सेंटर पे एक लाइट सोर्स रख के उसे ऑन कर दो, जला दो, लाइट सोर्स जला दिया, ट्रांसपेरेंट स्फीयर के सेंटर पे एक लाइट सोर्स ऑन कर दिया। अब आप बताओ उस लाइट सोर्स से
निकलने वाली लाइट रे उस स्फीयर के हर इनर पेरीफेरी पॉइंट पर पड़ेगी या नहीं, हर पॉइंट पर पड़ेगी या नहीं, बोलो सारे, बोलो। सही बात है, पड़ेगी यार, सेंटर पे पॉइंट, लाइट तो हर तरफ। तो क्या आपको यह महसूस हुआ कि एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से निकलने वाले लाइट वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे, हाँ या ना? क्या आपने नोटिस किया? हम बोल सकते हैं एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स का जो वाइब्रेशनल पैटर्न होता है, लाइट के वाइब्रेशन का पैटर्न होता है, वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बताइए? स्फेरिकल होता है। अब देखिए, ऐसी लाइट अपने काम की नहीं, क्योंकि अगर ऐसी लाइट में किसी कंटेनर में सैंपल रखा है उससे पास कर दूं तो मेरे भाई ये लाइट जो है, चलिए मैं स्फीयर को टॉप से और बॉटम से पकड़ लेता हूं और अगर मैं इसे घुमाऊं तो मेरे भाई वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, जो वाइब्रेशन इधर जाएंगे, पीछे वाले इधर होंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे। स्फीयर अगर इस तरीके से घूम रहा है तो आप बहुत आसानी से नहीं पता कर, पीछे लगेगा हमने देखा, आपने घुमाया, हमें पता चल जाएगा कितने। ऐसे थोड़ा होगा, कंटेनर में कंपाउंड रखा, तुमने वही स्फेरिकल पैटर्न वाली लाइट पास कर दी। अब जब वो उधर निकला आउटपुट साइड में तो मेरे भाई आपको थोड़े पता चलेगा कितना घूमा। इसीलिए वी नीड a light source, we need a light which travels in a plane, clear, which travels like this or which travels like this, because जब ये लाइट कहीं डिफ्लेक्ट होगी तो आपको उस एंगल जो है, जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। है ना मजेदार? तो मेरे भाई आज हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से पहले तो हम पीपीएल बनाएंगे, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे बनेगा पीपीएल। सारे लोग देखिएगा, हम पीपीएल बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई यहां मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस रखने का प्रयास किया है, प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट अस कंसीडर, आपने मान लीजिए ओरिजिन पर वो लाइट सोर्स रखा है, जला दो इसे, जला दो जला दो जला दो जला दो, ओरिजिन पर रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लें तो यू कैन थिंक इट लाइक ये एक प्लेन है, ओरिजिन पर आपका वो रखा हुआ है जो मैंने बोला था। मेरे भाई वहां से इनफाइनाइट प्लेन्स में लाइट वाइब्रेशन जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स में। मैं उन इनफाइनाइट प्लेन में दो लाइट वाइब्रेशन आपको दिखाना चाहता हूं, एक जो इस प्लेन में ट्रैवल करेगा, क्या आप देख पा रहे हैं, और एक होगा जो वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल कर रहा होगा। क्या आप समझ रहे हैं? आई थिंक इट्स इजी। तो मेरे भाई ऐसे ही इनफाइनाइट होंगे। जरा ध्यान से देखना, एक लाइट वाइब्रेशन में आपको दिखा रहा हूं जो ऐसे ट्रैवल करेगा। पीछे लगेगा ये क्या ट्रैवल करा रहे हो आप, तो ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये टॉप, तुम फ्रंट व्यू देख रहे हो, फ्रंट व्यू। एक ये वाला, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन आपको कैसा लग रहा है, सर ऊपर नीचे ऐसे उंगली कर रहे हैं। एक ये वाला इस वाले प्लेन में, सही है या नहीं? तो मेरे भाई इन लाइट के वाइब्रेशंस को फ्रंट व्यू से दिखाया जाता है। लाइक अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले लाइट वाइब्रेशन को इधर से देखूं तो मुझे फ्रंट में ऐसा दिखेगा, ग्रीन वाला मुझे अप डाउन होता हुआ दिखेगा। ऐसे मुझे कितने दिखेंगे सच बताओ? इनफाइनाइट दिखेंगे। ओके, और मेरे भाई ऐसा बना दिया जाता है, ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लाइट वाइब्रेशंस का फ्रंट व्यू है, ठीक है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज मेंशन लाइक ये है ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। क्या है मेरे भाई? ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। आई थिंक यू ऑल नो मोनोक्रोमैटिक वर्ड, मोनोक्रोमैटिक। तो ये है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मतलब सारे लाइट वाइब्रेशन सिंगल वेवलेंथ के। अब ये लाइट अपने काम की नहीं है, हमें पता है। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम एक खास टाइप का प्रिज्म लेते हैं, खास टाइप का प्रिज्म लेते हैं। डोंट थिंक इट इज अ साइक्लोहेक्सेन, ओके? ये प्रिज्म का प्रेजेंट करने का तरीका है। और मेरे भाई इसका ये एक्सेस है,
इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। सारे लोग देखिए, इसे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पोलराइजर नाम दिया जाता है। पोलराइजर नाम दिया जाता है। इनिशियली ये फिक्स रहता है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए निकोल प्रिज्म मिला ही नहीं, तो मेरे भाई मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, और वो हैं टूरमैलीन क्रिस्टल। टूरमैलीन क्रिस्टल आप इसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब आप कहोगे इसकी कुछ खासियत होती है क्या? हाँ भाई, इसकी खासियत होती है। ये केवल उधर से आने वाले उसी लाइट वाइब्रेशन को आगे जाने की परमिशन देता है जिसका प्रोपेगेशन प्लेन इसके एक्सिस के पैरेलल, इसके एक्सिस के पैरेलल। थोड़ा सा हम चाहें तो इसे टिल्टेड उसमें लिखने का मैं प्रयास कर सकता हूं। कैसे लिखा जाता है टिल्टेड? ऐसे ही होता है ना, कुछ कर लोगे? अरे क्या गंदा लग रहा है यार। ऐसा थोड़ा सा टिल्ट तो लग रहा है, ठीक है? पता नहीं किस साइड में टिल्ट लग रहा है। कुल मिला के अगर उसका लाइट वाइब्रेशन का प्लेन इसके एक्सिस के पैरेलल है तो ये उस वाइब्रेशन को तो आने देगा, बाकी सारे लाइट वाइब्रेशन को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या उसी तरफ भगा देगा, ठीक है? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? तो मेरे भाई ये आप देखें ग्रीन वाली जो वेव आ रही है वो इसके प्लेन में है। तो क्या आप समझ रहे हैं, इस तरफ जो लाइट मिलने वाली है वो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट। यही है वो, बधाई हो, यही है वो प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन इसमें भी एक मजेदार पॉइंट है, इसमें भी एक मजेदार पॉइंट है। सारे लोग देखिए इसमें क्या मजेदार पॉइंट। मेरे भाई हर लाइट के कंपोनेंट होते हैं। ये आपका पीपीएल है, क्लियर? इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग जैसा, राइट हैंडेड हेलिक्स। दिस इज माय राइट हैंड, राइट हैंडेड हेलिक्स। दिस इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज पीपीएल। देखिए ये वाले ऐड होंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे क्योंकि वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट आता है पीपीएल। सो वी कैन मेंशन इट लाइक, यहां मेंशन कर सकते हैं। सारे लोग देखिए, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में कहीं थियोटिकल उसमें कुछ हेल्प कर सकता है, आप देख सकते हैं। ये है आपका राइट हैंडेड हेलिक्स और ये है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, क्लियर? ये है आपका क्या, इसे क्या बोलते हैं? ये है पीपीएल, ये है पीपीएल। और फ्रंट व्यू से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सच बताओ, बोलो बोलो। ये है आपका पीपीएल, इसी का रिप्रेजेंटेशन, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ये है। दो कंपोनेंट ये है पीपीएल। मेरे भाई बन गई पीपीएल। जिस लाइट को हमें पढ़ना है वो लाइट यहां पर हमने बना ली। अब इस लाइट को हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक सैंपल ट्यूब से पास करेंगे। ये है आपका सैंपल ट्यूब, इसके अंदर एक सैंपल रख देंगे। एक्स पीछे लग रहा है, एक्स को रखो, लाइट मारो इसके मुंह पे, हाँ वही करेंगे। ये हमने सैंपल रख दिया एक्स, और ये लाइट पास करा दी, पीपीएल इसके अंदर गया। तो और इधर हम करेंगे ऑब्जर्व। इधर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करने के लिए फिर मेरे भाई हम एक निकोल प्रिज्म रखते हैं, फिर एक निकोल प्रिज्म रखते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, इस निकोल प्रिज्म को हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। वो पोलराइजर था या ऑब्जर्वर है या एनालाइजर है? एनालाइजर। ध्यान से सुनिए, ये फिक्स नहीं होता, बट इनिशियली पोलराइजर के पैरेलल होता है, नॉट फिक्स। इनिशियली क्या होगा, पैरेलल टू पोलराइजर। सारे लोग देखें। अब मेरे भाई ये लाइट आई इधर से, तो आपको इधर क्या क्या दिख सकता है?
आपको इधर क्या क्या दिख सकता है उस पर करनी होगी बात। चलो भाई, पहली बात, मैं इधर खड़ा हूं, एनालाइजर से एनालाइज करने के लिए मैं खड़ा हूं ऐसे, लाइट उधर से चली, पीपीएल बना, एक्स कंटेनर के अंदर गया। पहला केस, एक्स ने कुछ नहीं किया, हाय हेलो भी नहीं किया, बातचीत भी नहीं की, ध्यान भी नहीं दिया, तो मेरे भाई बताओ, जिस प्लेन में पीपीएल जा रहा था उसी प्लेन में बाहर निकलेगा। और क्या आपको पता है इसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम रखा गया है, तो क्या ये लाइट सीधा इधर से निकल के आपकी आंखों पर पड़ेगी या नहीं? क्या आपको चमकदार लाइट दिखाई देगी या नहीं? तो क्या आप समझ गए आपको यहां पर ब्राइट फील्ड जोन दिखेगा या नहीं? ब्राइट फील्ड दिखेगी या नहीं? और क्या इस ब्राइट फील्ड का खुला ये मतलब है कि अल्फा ऑब्जर्व 0 है? क्या इस चमकती हुई लाइट का साफ साफ मतलब है कि इस लाइट को किसी ने छेड़ा नहीं है? मेरे भाई, क्या इससे साफ साफ मतलब निकलता है एक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है? सारे बोलो, एक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस यस महाराज, यस। एक और केस हो सकता है, जबरदस्त केस, लाइट ऐसे ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे जा रही, सैंपल ट्यूब के अंदर सैंपल जो है बहुत सातिर है, वो मेरे भाई आपके लाइट के प्लेन को 180 के मल्टीपल में घुमाता है, घुमा रहा है, छेड़ रहा है 180 के मल्टीपल में। तो क्या आपको पता है 180 का फेज डिफरेंस आने पर जहां क्रस्ट होता है वहां ट्रफ आ जाता है, जहां ट्रफ होता है वहां क्रस्ट आ जाता है, मतलब यही ऐसे चलने लगेगा। प्लेन तो सेम रहेगा, इससे घूमकर प्लेन तो सेम ही रहेगा। अरे दादा, इसमें घूम, इसमें चल रही थी, वो घूम के उसी में रहेगा। तो मेरे भाई इस केस को समझें, इस केस में भी लाइट आपको दिखेगी, क्योंकि n पाई के मल्टीपल में घुमाने से उसका फाइनली प्लेन सेम रहेगा। तो मेरे भाई लाइट आपको अभी भी दिखेगी। अब ये कंडीशन आपका भेजा घुमाने के लिए काफी है। बीएफ जोन लिख रहा हूं, बीएफ जोन मतलब ब्राइट फील्ड जोन। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां अल्फा ऑब्जर्व n पाई मल्टीपल का है, n पाई मल्टीपल का है, और ये क्लियरली दिख रहा है x ऑप्टिकली एक्टिव है, x ऑप्टिकली एक्टिव है मेरे भाई, क्योंकि वो लाइट को नेट एक वैल्यू से घुमा रहा है। चलिए अगला एंड अंतिम केस, लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही, और x ने उसे थीटा डिग्री से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो लाइट पहले ऐसे ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसे ऐसे थीटा डिग्री पर झुक कर आएगा। और मेरे भाई ये क्या है? ये है आपका एनालाइजर। जो पहले ऐसे आ रही थी वो तो पूरी निकल रही थी, लेकिन जो अब ऐसे ऐसे आएगी, उस लाइट का एक कंपोनेंट इसके एक्सेस के पैरेलल निकलेगा और दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। तो मेरे भाई लाइट इस केस में भी दिखेगी, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी इन लाइट से कम होगी। तो क्या मैं उसे DF लिख सकता हूं, डिफ्यूज्ड, या ज्यादा अच्छा होगा डिम लाइट। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? ये कौन सा केस है बोलो जरा? ये है DF जोन, डिफ्यूज या डिम फील्ड जोन। मेरे भाई जहां लाइट इंटेंसिटी कम हुई, ये तो अपने आप क्लियर हो गया कि अल्फा ऑब्जर्व 0 नहीं। अल्फा ऑब्जर्व आपका कुछ भी हो, वो प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, चलेगा। और यहां साफ साफ दिख रहा है एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तीन केसेस हालांकि आपके दिमाग में आ रहा है इनमें डिफरेंस कैसे करोगे, सब कर लेंगे। आप तो पहले देख लो, ये है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। मेरे भाई इस पूरी चीज को एक कंटेनर में बंद रखा जाता है, और जिसे बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब। जिसे क्या बोलते हैं? पोलारीमीटर ट्यूब। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लें। इसे हम हटाएंगे और कुछ नई चीजें करेंगे। आइए बच्चों, हमने अभी 3 ऑब्जर्वेशंस पढ़े हैं। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस पर हम जरूर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक चीज एक बच्चे ने मुझे बोली कि सर जब लाइट ऐसे आ रही थी और वो थीटा डिग्री से घूम गई, सारे सुनेंगे, जब वो थीटा डिग्री से घूम गई तो उसका एक कंपोनेंट हमें दिखाई दिया जो कि डिम होगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइट का एक ही कंपोनेंट दिख रहा है। तो उसने बोला कि अगर हम एनालाइजर
जो कि फिक्स नहीं था। अगर हम एनालाइजर को थीटा डिग्री घुमा दें तब तो वो लाइट के प्लेन में आ जाएगा, तब तो आपको ब्राइट फील्ड दिखेगी। यस, ये बात सही है। अब आप ये कहोगे तो हमें अल्फा ऑब्जर्व पता चल गया, क्योंकि जिस एंगल से हम एनालाइजर को घुमाएंगे, भाई जैसे आप ऐसे देखो, लाइट अगर ऐसे आती तो पूरी ब्राइट वाली दिखती, लाइट अगर ऐसे आ रही थी और मैंने इसे ऐसे घुमा दिया तो अब लाइट और इसका एक्सेस मैच करेगा तो फिर हमें लाइट दिखेगी। तो मेरे भाई जितने एंगल से एनालाइजर को घुमाया वो एंगल हमें अल्फा ऑब्जर्व लगता है। लेकिन मेक श्योर ऐसे दो एंगल हो सकते हैं जब आप उसी पोजीशन पर आना चाहते हैं, एक तो थीटा और एक आपका 360 डायरेक्शन से घूमकर माइनस थीटा, उससे भी आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, उससे भी आ जाएगा। भाई अगर मैं यहां से यहां आना चाह रहा हूं, इस प्लेन को ले रहा हूं, तो इधर से मैं इस प्लेन पर भी तो आ सकता हूं। एक एक्सपेरिमेंट अल्फा ऑब्जर्व की दो वैल्यूज में आपको कंफ्यूज रखता है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको बैक टू बैक दो एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत होती है। मैं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स मूव। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन्हें हम यहां लिखेंगे। खत्म हो गया, बस छोटे छोटे टर्म्स हैं। ओके, सो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, तो ये आपको थोड़ा सा नाम से देखिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। मेरे भाई ऐसे कंपाउंड को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ब्रैकेट में प्लस साइन लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई यू कैन मेंशन इट दैट compounds which rotate PPL in clockwise direction, ठीक है, are known as मेरे भाई हमेशा याद रखो, इसे स्मॉल डी से ही लिखो, known as डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड मेरे भाई तुम किसी कंपाउंड को देख कर कभी जिंदगी में नहीं बता पाओगे वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। ये क्वेश्चन में खुद लिख कर आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। एक नोट में मैं आपको वार्निंग दे दूं, ये खुद बोल रहा है जो पीपीएल को घुमाए, तो एक्टिव तो हो गई ना यार, रोटेट पीपीएल तो एक्टिव है ही है। क्या आप समझ रहे हैं? नो रिलेशन, इस बात को समझिए, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता आर एस डीएल स्मॉल डीएल, समझ में आया? इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक है। और पीपीएल के रोटेशन को केवल यही बताता है, और बाकी सब तो ये सीआईपी प्रायोरिटी के रोटेशन को बताता है। मेरे ख्याल से तुम मामला समझ गए हो, इसलिए तुम लीवो रोटेटरी की डेफिनेशन खुद लिख लोगे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। ये आप खुद लिख लेंगे, इसे स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से, अगर किसी कंपाउंड के आगे ब्रैकेट में माइनस है तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, किसी के आगे ब्रैकेट में प्लस है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। चलिए ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आपका होमवर्क है ये। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, सारे लोग ध्यान से देखें। एंड वी कैन हैव लाइक, जो पीपीएल आ रहा था वो कंटेनर के अंदर घुसा और उसके बाद जब निकला तो पहले उसका प्लेन क्या था? वर्टिकल, और जब निकला तो उसका प्लेन था ये। तो क्या यही एंगल है, यही एंगल अल्फा ऑब्जर्व्ड है? तो मेरे भाई हम इससे डिफाइन कर सकते हैं एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पीपीएल, पीपीएल के प्लेन के बीच का एंगल, सैंपल से इंटरैक्ट करने के पहले और सैंपल से इंटरैक्ट करने के बाद। तो कितनी इजी डेफिनेशन है। ओके, कैन बी डिफाइंड एज क्या हो जाएगा बताइए? एंगल बिटवीन
plane of PPL just before and after interaction, just before and after interaction with sample, सैंपल से इंटरेक्ट करने के पहले एंड बाद। तो वो जो बात मैंने बताई थी ना, वो अब हम यहां लिख सकते हैं। याद है वो बात, वही वाली? नोट ये है कि अ सिंगल एक्सपेरिमेंट gives us two possible values of alpha observed। क्या हो सकती है? थीटा भी हो सकती है, बहुत वैल्यूज हो सकती हैं यार, अगर हम उस पीरियोडिसिटी में आगे बढ़ें तो। ओके, चलिए अब हम आज का सबसे छोटा सा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे किन फैक्टर्स पर अल्फा ऑब्जर्व डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, फॉर अल्फा ऑब्जर्व। अल्फा ऑब्जर्व के लिए फैक्टर्स, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, मजेदार है मेरे भाई। पहला पॉइंट है वो है वेवलेंथ ऑफ, कहां याद करो, कहां सुना था? वो जो लाइट सोर्स हमने शुरू में लिया था, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, उसकी बात, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। मेरे भाई बुक्स में क्या लिखा होता है उसे जरा ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। उसमें कुछ फेरबदल की जा सकती है, आपको फंसाया जा सकता है। जो हमने बल्ब ऑन किया था ओरिजिन पर, उसके वेवलेंथ की बात, हमें पता मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं, सिंगल वेवलेंथ के लाइट वाइब्रेशन जाने चाहिए। लिखा होता है यूजुअली सोडियम लैंप इज यूज्ड। सोडियम लैंप का लैम्डा फिक्स होता है, सोडियम लैंप का तो एक फिर खुद का लैम्डा होगा ना। जब ये बोल दिया गया सोडियम लैंप ही यूज होता है, तो यानी कि लैम्डा कांस्टेंट रखा जाता है। यूजुअली सोडियम लैंप इज यूज्ड, क्लियर? तो मेरे भाई लैम्डा रिमेन्स कांस्टेंट, लैम्डा को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लैम्डा को अगर हम बदलें तो कोई चेंज नहीं होगा। लैम्डा बदलने से भारी भारी परिवर्तन होते हैं। IIT-JEE की लिमिट में लैम्डा चेंज नहीं करते मेरे भाई। लैम्डा बदलकर आप किसी कंपाउंड के अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, क्योंकि एक कंपाउंड का जो नेचर आया है, जो आपने देखा है ब्राइट फील्ड जोन, डार्क फील्ड जोन, डिम फील्ड जोन, वो एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए। अगर आप लैंप या ओरिजिनल लाइट सोर्स बदलते रहेंगे तो एक ही कंपाउंड मल्टीपल नेचर दिखा सकता है। फिलहाल जैसा मैंने बोला, एक्सपेरिमेंट के दौरान लैम्डा रिमेन्स कांस्टेंट, लैम्डा को रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए आप एकदम रिलैक्स रहो। सेकंड पॉइंट ये है टेम्परेचर। मेरे भाई सेम वेवलेंथ वाली कहानी इसकी भी, वेवलेंथ वाली कहानी इसकी भी है। यूजुअली रूम टेम्परेचर कंडीशंस आर मेंटेन्ड। क्या मतलब है इसका? रूम टेम्परेचर कंडीशंस आर मेंटेन्ड, इसका मतलब है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। T = 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नो दैट। हां, अगर हमने टेम्परेचर बदला तो मेरे भाई बहुत बदलाव आ जाएंगे एक कंपाउंड के अल्फा ऑब्जर्व में, एक कंपाउंड के अल्फा ऑब्जर्व में। मैं ये हटाऊंगा, उसके कुछ और पॉइंट्स लिखाऊंगा। आइए, 2 पॉइंट हमने किए, वेवलेंथ किया और टेम्परेचर किया। थर्ड पॉइंट है मेरे भाई लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, जो सैंपल ट्यूब मैंने बीच में रखा था उसका अल्फा ऑब्जर्व बढ़ जाएगा।
मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब alpha observed increases. Alpha observed increases. So we can write it a relation between them. It's equation 1. And always remember length is taken in decimeter. मेरे भाई ये यूनिट का ही गड़बड़ करोगे आप लोग क्वेश्चन। लेंथ इज टेकन इन डेसीमीटर, यही यूनिट अगर आपने सही कर लिया तो सब सही हो जाएगा। पॉइंट 4, एक है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। सारे लोग देखिए, अगर मैं सैंपल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, 1 मोलर से मान लो 2 मोलर कर देता हूं, तो जो पहले 1 मोल कर रहे थे सैंपल के, अब वो ज्यादा मोल करेंगे तो ज्यादा एंगल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। तो मेरे भाई सेम बात है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल अल्फा ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेस, अल्फा ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेस। तो मेरे भाई अल्फा ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सी। एंड व्हाट इज सी? सी इज अ कंसंट्रेशन, सी इज अ कंसंट्रेशन। ये है पॉइंट नंबर 2। यहां पर भी यूनिट का लफड़ा है, आपको सी की यूनिट का ध्यान देना है। सी इज टेकन, सी इज टेकन, मेरे भाई सी अलग लिख लेना नहीं तो सिस पढ़ोगे। सी इज टेकन इन ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में देखते हैं। लास्ट पॉइंट वो है आपका सॉल्वेंट। अब आप कहोगे ये सॉल्वेंट कहां से आ गया, सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मेरे भाई कई बार क्या होता है कि आपकी जो सैंपल ट्यूब थी, सैंपल ट्यूब जिसमें एक्स रखा हुआ था, कई बार हमारा जो सैंपल होता है उसे हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को सैंपल ट्यूब में रखते हैं। ऐसा कई सैंपल्स में करना पड़ता है। तो वो जो सॉल्वेंट है जिसमें आपने उसे डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्वेंट के नेचर पर भी कुछ बातें तो होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सैंपल वो तो बेकार था, इनएक्टिव था, लेकिन आपका सॉल्वेंट ही एक्टिव था, तो आपको रिजल्ट सॉल्वेंट का मिलने लगेगा। तो मेरे भाई सॉल्वेंट के बारे में बस इतनी सी बात है, इट मस्ट बी केमिकली एंड ऑप्टिकली इनर्ट। केमिकली एंड दिख रहा है आप सबको, इट मस्ट बी केमिकली एंड ऑप्टिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब समझ रहे हैं, ना तो वो आपके सैंपल से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए, ना वो केमिकल एक्टिविटी दिखाए। देख सकते हैं आप लोग, ये हैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, और अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये 1 है ये 2 है, बताइए क्या आ जाएगा? अल्फा ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू सी। आपको पता है ऐसा बहुत बार किया है हमने। ये हटाएंगे, एक इक्वल टू लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट लगाएंगे। अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू, मेरे भाई यहां कांस्टेंट को बड़ा सजा संवार कर दिखाते हैं। एक ऐसा ब्रैकेट के अंदर अल्फा रखते हैं और उस ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे लैम्डा, ये है T डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे है लैम्डा, ये कांस्टेंट है, और साथ में है L इंटू सी। क्लियर? मेरे भाई आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि सर इसके ऊपर ये T और ये क्यों लिखा जाता है। सब बताऊंगा सब। मेरे भाई ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट, और इसका नाम है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन।
ये कांस्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्या है ये कांस्टेंट है, ओके। लेकिन ये खुद तभी कांस्टेंट रहेगा जब तक आपका टेम्परेचर और लैम्डा कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर या लैम्डा में कुछ भी बदलेंगे तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। अभी आईआईटी तक आपको ये कांस्टेंट दिया जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि लैम्डा बदलने पर क्या होगा, टेम्परेचर बदलने पर क्या होगा, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ लुक एट इन दिस फॉर्मूला यू हैव 4 अननोन्स, 1 2 3 4, क्लियर। कोई कह रहा है एक्स भी तो है, अब एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, L इंटू सी है, ओके। तो आपको क्वेश्चन में 4 में से 3 चीजें दी जाएंगी, चौथी आपको निकालनी है। अब आपको बहुत आसान है, यहां रख के सॉल्व कर देंगे। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि लेंथ को डेसीमीटर में लेना है, कंसंट्रेशन को ग्राम पर ml में लेना है, ठीक है मेरे भाई। क्यों ना एक क्वेश्चन करें, आओ एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां क्वेश्चन दिया आपको, पॉइंट, सारे लोग देखेंगे, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। सारे लोग देखें, 0.5 मोलर सॉल्यूशन है किसने का, 2 ब्यूटेनॉल का, इज टेकन इन ए सैंपल ट्यूब, इज टेकन इन ए सैंपल ट्यूब ऑफ लेंथ, कुछ भी ले लीजिए, आपको इजी करके देता हूं, 10 डेसीमीटर। अब आपकी किस्मत अच्छी है, यहां सेम यूनिट में दिया गया है, सही है, एंड दिया गया, एंड ऑब्जर्व रोटेशन जब लिया गया है इसमें, तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑब्टेन्ड इज +20 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। निकालना क्या है, कैलकुलेट स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। मेरे भाई ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप चाहें तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू हैव टू गिवन 3 डेटा, 1 लेंथ एंड कंसंट्रेशन, सो गो फॉर दैट। जाओ और लिख डालो, कर डालो। आप देखें, सबसे पहला तरीका होता है क्वेश्चन करने का कि दिए हुए डेटा को लिखें। आपको क्या दिया गया है, अल्फा ऑब्जर्व दिया गया है कितना, +20 डिग्री, लेंथ कितनी दी गई है आपको 10 डेसीमीटर, ये सब कुछ ठीक है। किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है फॉर 2 ब्यूटेनॉल सॉल्यूशन। मेरे भाई आपको कंसंट्रेशन दिया है 0.5 मोलर मोलारिटी में, और आपको किसमें यूज करना होता है, ग्राम पर एमएल में। बहुत 2 कौड़ी की चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही। मोलारिटी मीन्स क्या होता है, मोल इन ए लीटर। मोल किसका, 2 ब्यूटेनॉल का, तो 0.5/1000, तो ये हो गया मोल इन ए एमएल। और अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मॉलिक्यूलर मास 74 है, तो ये आया आपका ग्राम पर एमएल। मोलारिटी को ग्राम पर एमएल में बदलना आना चाहिए आपको, कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है 1 लीटर में आधा मोल है, तो आधे मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 74 का आधा 37, तो ये 37 लिखा है। 37 1 लीटर में है, तो 1 ml में 1000 से डिवाइड कर, तो मेरे भाई जस्ट गेट इट C, और C आ गया है। तो अब आप ये आराम से निकाल लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। छापो बेटा, लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, ठीक है। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं और दूंगा, ये हटा के मैं फिर बोर्ड पर दूंगा, है हटा रहा हूं, ये देख लो इसे ध्यान से। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल लिख दिया था, एक एग्जाम्पल वैसे ही और लिख रहा हूं, कर लीजिएगा, बहुत आसान है। लाइक 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, अब तो कर लोगे दोस्त, 2 क्लोरो ब्यूटेन is taken
in a sample tube, ठीक है, ऑफ लेंथ, कुछ भी ले लो यार, 10 सेंटीमीटर, आप याद रखें डेसीमीटर में बदलना है आपको, फुल स्टॉप। इफ ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज प्लस 30 डिग्री, अगर ऑब्जर्व रोटेशन 30 डिग्री है, देन कैलकुलेट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं डिस्कस नहीं करने वाला, आराम से कर लेना। फिर से 3 डेटा दिए हैं, ठीक है, और आपको देखो क्या क्या निकालना है, ए बी सी, 3 पॉइंट निकालने हैं। पहला पॉइंट आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, सेकंड में भी आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, और थर्ड में भी निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अरे मजाक कर रहा हूं। एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड, एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड, सही है। गिवन दैट इफ सैंपल ट्यूब की लेंथ को आधा कर दें, इफ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इज हाफ्ड, ठीक है। एक वेरिएशन और देता हूं मैं आपको इसके साथ, इफ डाइल्यूशन इज हाफ्ड, डाइल्यूशन मीन्स वॉल्यूम, इफ डाइल्यूशन इज हाफ्ड। चलिए ये आप कर लीजिएगा आराम से, लेकिन सोचिए जरा, तीनों वैल्यूज को ग्राम पर एमएल डेसीमीटर में लेके ये निकल आएगा, ये तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये केवल टेम्परेचर लैम्डा पर ही डिपेंड करता है, तीनों में सेम रहेगा। ये आपको करना ही नहीं है, लेंथ को आधा करोगे तो अल्फा ऑब्जर्व्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था। तो मेरे भाई इस केस में अल्फा ऑब्जर्व्ड तो 15 हो जाएगा, सीधे सीधे 15 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। डाइल्यूशन को आधा किया, डाइल्यूशन को आधा करने का मतलब है जब v को v/2 करते हो तो मेरे भाई क्या होता है, कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। कंसंट्रेशन डबल हुआ तो ये 30 का 60 हो जाएगा, ये 30 का 60 हो जाएगा। सो इजी, और ये तो हर केस में सेम आएगा जो फर्स्ट में निकालोगे। मेरे भाई एक डाउट आया था जब मैंने वो ऑब्जर्वेशंस लिखे थे, वो डाउट मैं यहां पर एक बार लिखता हूं, ठीक है। लाइक सारे लोग सुने, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, ठीक है, अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू 0 एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू 180। एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में डेफिनेटली है, इस टाइप का रहता है। एंड एक मैं और दे सकता हूं आपको, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू प्लस 180, अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू प्लस 180 एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड इक्वल टू माइनस 180। इन दो वैल्यूज को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? मेरे बहुत आसान, बहुत आसान। आपको पूरा सेटअप पता है, पूरा एक्सपेरिमेंट पता है। आपने यहां सोर्स ऑन किया, सही है, लाइट बनी, सैंपल ट्यूब से निकली। आपको यहां 0 हो या 180, आपको क्या दिखेगा? ब्राइट फील्ड जोन। और आपको यह पता करना है कि आपका जो एक्स है, आपका जो एक्स है वो 0 एक्चुअली 0 रखता है या 180 रखता है? क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो भी लाइट दिखेगी और 180 घूम गया तो भी लाइट दिखेगी। मेरे भाई एक फॉर्मूले को प्रयोग कर लो जो अभी आज पढ़ा है तुमने, अल्फा ऑब्जर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मैं सैंपल ट्यूब की लेंथ आधी कर दूं, आधी, हाफ कर दूं, तो मेरे भाई 0 वाला तो अभी भी 0 रहेगा। अगर उसने पहले भी कोई हाई हेलो नहीं किया तो आधा लेंथ करने पर भी वो कोई हाई हेलो नहीं करेगा, वैसे ही निकलता चला आएगा। हेंस प्रूव, अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सैंपल ट्यूब की लेंथ आधी करने से आपको फिर लाइट दिखाई दे, लाइट, तो इसका मतलब वो 0 ही वाला केस है,
क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता लेंथ आपने बढ़ाई घटाई क्या किया। लेकिन अगर लेंथ को आधा करते ही आपकी लाइट ऐसे 180 पर घूम रही थी तो आधा करने पर फिर वो 90 घूमेगी और एनालाइजर से निकल नहीं पाएगी। तो मेरे भाई फर्स्ट बहुत आसान है कि 0 और 180 में कंफ्यूजन है आपको, लेंथ को आधा कर दें। अगर फिर लाइट दिखती है तो 0 और अगर फिर अंधेरा दिखता है तो 180। इन द सेम पैटर्न यू कैन थिंक फोर्थ, आप लेंथ को घटाकर या कंसंट्रेशन घटाकर बिल्कुल सेम तरीके से इस पर प्रयास करेंगे, अपने आप आ जाएगा। एंड एक चीज और सोचिएगा ऐसे ही मन में कि जब कंटेनर में लाइट जाती है तो क्या करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सो दैट वो लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है। सही है, ये सोचिएगा इस पर। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ अच्छी बात यह है कि ऑप्टिकल हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के